सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया, काल और वाच्य। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके विषय में। पाठ 13, क्रिया, काल और वाच्य। तो बच्चों, हम क्रिया के अंतर्गत काल और वाच्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि काल क्या होता है। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने, होने या न होने के समय का बोध होता है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार डाला, बीता समय। गाय घास चर रही है, चल रहा समय। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, आने वाला समय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जो ये बताएं कि जो भी कार्य किया जा रहा है, कार्य हो रहा है, वो किस समय में हो रहा है, जो कि क्रिया के होने के समय का बोध कराए, क्रिया के होने या फिर ना होने के समय का बोध कराए, उसे हम काल कहते हैं, उसे क्रिया का काल कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण पढ़े थे, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार डाला, ये बीते हुए समय की बात थी। गाय घास चर रही है, ये इस समय की बात है। और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये आने वाले समय की बात है। तो इस प्रकार से ही काल की परिभाषा होती है। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के भेद। अब काल कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के समय के आधार पर क्रिया के काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं काल के। सबसे पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के चल रहे समय में होने का ज्ञान होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान खेत जोतता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो क्रिया का वह रूप जो हमें यह बताता है कि कार्य इस समय में चल रहा है, जो समय चल रहा है उसी में कार्य चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, तो ये वर्तमान काल कहलाएगा कि जो इस समय का बोध कराए, जिस समय में कार्य चल रहा है। और जैसे किसान खेत जोतता है और बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये इसी समय का बोध करा रहे हैं कि जो समय चल रहा है। और वर्तमान काल के 3 भेद हैं, निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया का वह रूप जो यह हमें बताता है कि क्रिया सामान्य रूप से इसी समय में चल रही है, वो सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे दीपा पड़ती है, बछड़ा गाय का दूध पीता है, यानी कि ये बता रहे हैं कि सामान्य रूप से क्रिया इसी समय में चल रही है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप में हमें कार्य के अभी निरंतर होते रहने का ज्ञान होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेरठ में नौचंदी का मेला चल रहा है, शहर में सर्कस आया हुआ है। तो क्रिया का वह रूप, वह समय जो यह बता रहा है हमें कि कार्य इस समय में निरंतर लगातार चल रहा है, वो रुका नहीं है, होके हुआ नहीं है, तो वो वाला होता है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मेरठ में नौचंदी मेला चल रहा है, शहर में सर्कस आया हुआ है। अब है संदिग्ध वर्तमान काल। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के विषय में संदेह उत्पन्न होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शेर कट शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, माताजी बाजार जा रही होंगी। ऐसा होता है संदिग्ध वर्तमान काल में कि क्रिया के जिस रूप से हम ये नहीं बताएं कि वर्तमान में कार्य चल तो रहा होगा, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हो ही रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा वाला संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, हम एक संभावना जता रहे हैं, हम एक संदेह जता रहे हैं। माताजी बाजार जा रही होंगी, संदेह, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल आता है, जो अगला है काल का दूसरा भेद, वो है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीते समय में संपन्न होने का ज्ञान होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। ऐसा क्रिया का रूप जो कार्य मतलब समाप्त हो गया, बीते समय में जो समय चला गया उसमें हुआ है, उसका बोध कराते हैं, वो भूतकाल के वाक्य होते हैं।
माँ ने खाना पकाया, बच्चा बाहर भाग गया। तो दोनों से हमें पता चल रहा है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। नेक्स्ट है, भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सामान्य अवस्था में समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया का वह रूप जो हमें यह बताता है कि कार्य समाप्त हो गया है, बीते समय में कार्य पूरा हो गया, समाप्त हो गया, तो वह सामान्य भूत होता है। जैसे माँ ने खाना पकाया, रवि दिल्ली गया। नेक्स्ट है आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि जो कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था वह अभी समाप्त हुआ है, उसे अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया का यह रूप जो हमें यह बताता है कि कार्य जो बीते समय में आरंभ हुआ था वो बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है, ज्यादा देरी नहीं हुई कार्य को समाप्त हुए हुए, वो होता है आसन भूत। नौकरानी अभी अभी आई है, कविता गाकर अभी चुप हुई। तो हम वाक्यों के माध्यम से इस बात को समझ पा रहे हैं। देखते हैं पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगर हमें क्रिया के ऐसे रूप का पता चले जिससे कि कार्य हुआ है लेकिन वो बीते समय में हुआ है और बहुत पहले समाप्त हो चुका, उसे कार्य को हुए हुए बहुत समय बीत चुका है, वो होता है पूर्ण भूत। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी, अंकुर ने बैंक में पैसे जमा किए थे। तो दोनों ही वाक्य में बता रहे हैं कि कार्य समाप्त हो गया और बहुत पहले समाप्त हुआ है। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का ज्ञान तो होता है किंतु उसकी समाप्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो यह रूप हमें बताता है कि कार्य बीते समय में आरंभ तो हुआ था लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो समाप्त हुआ है या नहीं, तो वह अपूर्ण भूतकाल है। जैसे उदाहरण है, वह जब गांव से आया था तब वहां बाढ़ आई हुई थी, मयूर के स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो इन दोनों वाक्यों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कार्य आरंभ तो हुआ था बीते समय में, जो समय बीत गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पूरा हुआ था या नहीं पूरा हुआ था। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में समाप्त हो जाने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जो ये हमें बताता है कि कार्य जो बीते समय में प्रारंभ हुआ था वो समाप्त, मतलब उसके समाप्त होने में कुछ संदेह है कि वो पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। रोगी कल ही मर चुका होगा, दिव्या ने खाना खा दिया होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल है, होगा लेकिन श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है हेतु हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होता है कि बीते हुए समय में किसी कार्य का संपन्न होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यानी कि इस वाले काल में जो हमारे बीते समय में जो कार्य हुआ है वो किसी दूसरे कार्य पर निर्भर रहा होगा, तो हमें ये बताता है वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती, यदि वह परिश्रम करता तो फेल न होता। यानी कि ये कह रहे हैं कि भूतकाल में अगर ऐसा हुआ होता तो फिर ऐसा हो जाता, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट है भविष्यत काल, तीसरा भेद है काल का भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, मैं कल बाजार जाऊंगी। क्रिया का ऐसा रूप जो हमें ये बताए कि जो कार्य होगा वो आने वाले समय में होगा, तो वो होगा भविष्यत काल। जैसे अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, मैं कल बाजार जाऊंगी। तो इसके भी भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं। 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप में हमें आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। बाबूजी कार्यालय जाएंगे, निधि कल दिल्ली से आएगी। क्रिया का ऐसा रूप जो हमें यह बताए कि जो कार्य होगा भविष्य में होगा और सामान्य रूप से संपन्न हो जाएगा। जैसे बाबूजी कार्यालय जाएंगे, निधि कल दिल्ली से आएगी।
संभाव्य तथा संदिग्ध भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य होने की संभावना का ज्ञान होता है उसे संदिग्ध भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभवतः भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी, हो सकता है कल वर्षा हो। यानी कि क्रिया का ऐसा रूप जो किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना को, संदेह को, शंका को व्यक्त करता है, वो संभाव्य या संदिग्ध भविष्यकाल होता है। जैसे भारत में संभवतः भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि होगी ही, हम केवल संभावना कर रहे हैं, हो सकता है कल वर्षा हो। अब है हेतु हेतु मद भविष्यकाल, जब भविष्य में होने वाली किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहां हेतु हेतु मद भविष्यकाल होता है। यानी भविष्य में, जैसे हेतु हेतु मद में क्या था, भूतकाल में होने वाली घटना एक घटना दूसरे पर निर्भर करती है, ऐसे भविष्य में होने वाली कोई घटना एक घटना दूसरी पर निर्भर करती है। जैसे अगर दीपिका यहाँ न आई तो मैं भी नहीं आऊंगी, यदि उसने अपना ध्यान न रखा तो वह भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये बता रहे कि एक घटना होगी, एक कार्य होगा तो दूसरा कार्य होगा, अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। तो हमने इस पाठ के माध्यम से जाना काल के विषय में। ठीक है, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को कहते हैं, तो वो होता है काल, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। तो हम कहते हैं उसे काल। हमारा ए विकल्प सही है, इसके गोले को रंग देंगे। काल के भेद होते हैं 2, 3, 6, 4, तो काल के 3 भेद होते हैं। हमारा बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प वाले गोले पर। नेक्स्ट है बीते हुए समय को कहते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य, सभी गलत। तो बीते हुए समय को हम कहते हैं भूतकाल। हमारा जो बी विकल्प है वो एकदम सही है, लगा देंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है भूतकाल के कितने भेद हैं, 3, 4, 5, 6। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, डी विकल्प सही है, लगाएंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए। तो हमें यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके हमें काल बताने हैं कि कौन से काल के वाक्य हैं। तो चलिए करते हैं, पहला पढ़ते हैं। बच्चे पत्र लिख रहे थे, तो लिख रहे थे, भूतकाल। कल बैंक बंद होगा, भविष्यकाल। नेक्स्ट है बादल गरज रहे हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल हो गया ये। ऋतु अभी आई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, भूतकाल। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल में बदलकर पुनः लिखिए। तो नीचे बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें बदलकर भूतकाल के वाक्य बनाने हैं। तो चलिए करते हैं। वर्षा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वर्षा हो रही थी। शायद बच्चा रो रहा है, शायद बच्चा रो रहा था। क्या हो जाएगा, लिखेंगे दिव्या वहां गा रही थी। हम नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमने नृत्य प्रतियोगिता
प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ये हमने पूर्ण कर लिया प्रश्न। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों नीचे कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पढ़ देती हूँ एक बार। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो काल की परिभाषा और काल के भेद आ जाएंगे, सबके नाम बताने। वर्तमान काल से क्या अभिप्राय है, इसके भेदों के नाम भी बताइए। तो वर्तमान काल के बारे में बताना है और उसके भेदों के नाम बताने की कितने भेद होते हैं और सबके नाम लिखने हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, इनके कुल कितने भेद हैं, नाम बताइए। तो भूतकाल किसे कहा जाता है यह बताएंगे, उसके कितने भेद हैं और उनके नाम। भविष्यत काल किसे कहते हैं, इनके भेदों के नाम बताइए। आपको भविष्यत काल के बारे में बताना है कि भविष्यत काल क्या होता है और उसके कितने भेद हैं, सबके नाम। तो ये हमने काल पूरा किया, क्रिया, काल और वाच्य के अंतर्गत। अब हम अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं जो है वाच्य। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वह खाना खा रहा है, शिवा द्वारा एक घर खरीदा गया, रोगी से उठा नहीं जाता। उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है, दूसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से है, तीसरे वाक्य में क्रिया का संबंध न कर्ता से है न कर्म से है बल्कि भाव से है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का भिन्न भिन्न रूपों में विधान व्यापार हुआ है, यही विधान व्यापार वाच्य कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कर्म का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप होता है वाच्य जो ये बताता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। हमने उदाहरणों में पढ़ा, वह खाना खा रहा है, शिवा द्वारा एक घर खरीदा गया, रोगी से उठा नहीं जाता। तो पहला वाक्य है उसमें मुख्य विषय है कर्ता, दूसरे में कर्म और तीसरे में भाव। तो ये तीनों वाक्यों के द्वारा हम जान पा रहे हैं कि वाक्यों में के भिन्न भिन्न रूपों में क्रिया का संबंध भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, कभी कर्म से होता है और कभी भाव से होता है। तो इस बातों से हमें यही पता चलता है कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कर्म का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। यानी कि मुख्य रूप से क्रिया का संबंध किससे है, ठीक है। क्रिया का जो विधान है वो किसके कारण हुआ है, किस पर ज्यादा प्रभाव डाल रही है क्रिया, तो ये वाच्य कहलाते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के तीन भेद होते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं वाच्य के तीन भेद हैं, ठीक है। सबसे पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वे कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे जय क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर कर्ता जय को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि कर्म और क्रिया उसी के अनुरूप प्रयुक्त हुई है, अतः इस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो पहले वाले वाक्य में क्या है, जय क्रिकेट खेलता है, तो कर्ता की यानी क्रिया को करने वाले की प्रधानता है क्योंकि इसमें कर्ता को महत्व दिया जा रहा है। दूसरा है कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट जय के द्वारा खेला जाता है, यहाँ पर कर्ता जय की प्रधानता नहीं होकर कर्म क्रिकेट की प्रधानता है क्योंकि वाक्य का कर्ता और क्रिया उसी के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं, अतः इस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो हमने दूसरे वाले उदाहरण में देखा क्रिकेट जय के द्वारा खेला जा रहा है, तो यहाँ पर क्रिकेट की प्रधानता जाता है, कर्म की प्रधानता जाता है, इसलिए कर्म वाच्य है क्योंकि जो क्रिया है वो उसी के अनुरूप प्रयोग की गई है। नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा, जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है वे भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अर्थात भाववाच्य में वाक्य की क्रिया भाव के अनुरूप प्रयुक्त होती है। जैसे जय से खेला नहीं जाता, ठीक है, जो भाव आएगा उसके अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। भाव की प्रधानता होती है इसमें भाववाच्यों में, यहाँ पर नहीं खेले जाने के भाव को प्रधानता दी गई है, अतः इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है जब भावों को प्रधानता दी जाए। उदाहरण में हमने देखा
कि खेला नहीं, कि ना खेलने का भाव प्रधान है, इसलिए भाववाच्य है। भाषा में अधिकांशतः कर्तृवाच्य के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कर्म एवं भाववाच्यों के वाक्यों का प्रयोग कम ही दृष्टिगत होता है। ज्यादातर हम भाषा में देखेंगे कि कर्तृवाच्य ही प्रयोग होते हैं, भाववाच्य और कर्मवाच्य बहुत कम प्रयोग होते हैं। क्या आप जानते हैं कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, परंतु भाववाच्य में सदैव सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य जब होंगे तो क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन भाववाच्य अगर होंगे तो हमेशा क्रिया अकर्मक होगी। निधि से पत्र लिखा जाता है, वाक्य की क्रिया लिखा जाता है सकर्मक। निधि से उठा नहीं जाता, वाक्य की क्रिया उठा नहीं जाता अकर्मक। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, हम यहाँ आपको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तित करने की विधि बता रहे हैं कि कर्तृवाच्य को किस प्रकार से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं और किस प्रकार से भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कि कर्तृवाच्य हमारे उसको हम कर्मवाच्य कैसे करेंगे। किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए उसकी कर्ता के बाद करण कारक के चिन्ह से अथवा के द्वारा लगा देते हैं और किस और क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके उसके साथ लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम करण कारक के जो चिन्ह होते हैं से या फिर के द्वारा जोड़ देते हैं, क्रिया को हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं और उसी के अनुसार लिंग वचन पुरुष तथा काल के बाद काल के अनुसार जैसे भी काल है उसके बाद जाना लगा देते हैं। और ये बात भी ध्यान रखने की होती है कि कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रियाओं के साथ ही प्रयोग होगा। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य, शिवी दूध पीती है, शिवी द्वारा दूध पिया जाता है। तो ये हमने क्या करा कि द्वारा लगा दिया, द्वारा किसका, करण कारक का चिन्ह है, और दूध पिया, पिया के बाद लगा दिया हमने जाता है, जाना क्रिया लगानी है हमें। शिवी ने दूध पिया, शिवी द्वारा दूध पिया गया, शिवी दूध पिएगी, शिवी द्वारा दूध पिया जाएगा। बढ़ई ने मेज बनाई, बढ़ई से मेज बनाई गई। रोहन ने पत्र लिखा, रोहन से पत्र लिखा गया। किसान खेत जोतता है, किसान द्वारा खेत जोता गया। इसी प्रकार से विभिन्न कालों में अन्य वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। कुछ वाक्य इस प्रकार हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, गुरु द्वारा शिष्यों को उपदेश दिया जाता है। गधे भार ढोते हैं, गधों द्वारा भार ढोया जाता है। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण द्वारा कंस मारा गया। मैं नाटक देखता हूं, मेरे द्वारा नाटक देखा जाता है। अभी खाना खाता है, अभी द्वारा खाना खाया जाता है। तोता आम खाता है, तोते द्वारा आम खाया जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जाना क्रिया का प्रयोग करके हम जाना अगर हम लगा देते हैं तो हमारे कर्मवाच्य बन जाते हैं। और ये हम क्या करते हैं, इन वाक्यों को हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। अगर हम कर्तृवाच्यों को भाववाच्यों में बदलेंगे तो किस प्रकार से होगा। किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए उसमें कर्ता के पश्चात करण कारक के चिन्ह से लगाकर अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया लगाते हैं, फिर क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके उसके साथ काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। आवश्यकता अनुसार नहीं लगाकर वाक्य को निषेधात्मक भी बनाया जा सकता है। भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्तृवाच्य है प्रियांशु पढ़ता है, प्रियांशु से पढ़ा नहीं जाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं
तो उसके कर्ता के पश्चात यानी कि कार्य करने वाले के पश्चात हम से, कर्ण कारक के से चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, और अन्य पुरुष के एक वचन में जो क्रिया प्रयोग होती है वो लगाते हैं, और फिर उसको भूतकाल में बदल देते हैं, सामान्य भूतकाल में, और फिर काल के अनुरूप ही जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं, और वाक्य में अगर आवश्यकता हो तो नहीं का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें हमेशा भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रियाएं आएंगी। प्रियांशु पढ़ता है, प्रियांशु से पढ़ा नहीं जाता। प्रियांशु हंसा, प्रियांशु से हंसा नहीं गया। प्रियांशु हंसेगा, प्रियांशु से हंसा नहीं जाएगा। दादाजी टहल रहे हैं, दादाजी से टहला नहीं जा रहा। भालू नाच रहा है, भालू से नाचा नहीं जाता। तो हमने देखा कि किस प्रकार से नहीं लगाया और जाना क्रिया का प्रयोग करके कर्तरी को भाववाच्यों में बदला है। तो यहाँ पर बच्चों हमने सीखा किस प्रकार से कर्तरीवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं और भाववाच्य होते हैं, उनका हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कर्तरीवाच्य को किस प्रकार से कर्मवाच्य में बदलते हैं और किस प्रकार से भाववाच्य में बदलते हैं। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए इनमें से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता लगता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, भाव कहलाता है। वाच्य कर्म क्रिया कर्ता, तो वो कहलाता है वाच्य। ए विकल्प हमारा सही है, लगा देंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट है वाच्य के भेद होते हैं 2, 3, 6, 8, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। हमारा बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होता है वह कहलाता है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तरीवाच्य। इनमें से कोई नहीं तो वो कहलाता है कर्तरीवाच्य, जिससे सीधा संबंध कर्ता से है। तो हमारा सी विकल्प सही है, लगा देंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य भेद लिखिए। तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके हमें वाच्य भेद बताने की कौन से वाच्य के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए पहला पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला है मोटे लड़के से दौड़ा नहीं जाता, तो नहीं दौड़ा जाता ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट है हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बच्चों जो हमारा ये हम दिल्ली जा रहे हैं ये है हमारा कर्तरीवाच्य का वाक्य। नेक्स्ट है नेताजी द्वारा पुरस्कार दिया गया, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य, द्वारा आ रहा है इसमें। किसान फसल काट रहा है, ये हो गया हमारा कर्तरीवाच्य, कर्ता की प्रधानता है। नेक्स्ट माता से उठा नहीं गया, तो कौन सा हो जाएगा भाववाच्य, भाव की प्रधानता है। दीदी विद्यालय जा रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कर्तरीवाच्य। नेक्स्ट है मछुआरे से मछलियां पकड़ी जा रही हैं, कर्मवाच्य। बच्चे से हंसा नहीं जाता, भाववाच्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़कर लिखने हैं। आप पाठ को पढ़ेंगे तो आप इनके उत्तर आसानी से हल कर लेंगे और उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। एक बार प्रश्न पढ़ देती हूँ। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के बारे में बताने की वाच्य क्या होता है, किसे कहा जाता है। कर्म वाच्य से आप क्या समझते हैं, कर्म वाच्य के विषय में बताएंगे। कर्तरी वाच्य से आप क्या समझते हैं, कर्तरी वाच्य हम किसे कहते हैं ये बताएंगे। भाववाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य के विषय में बता देंगे और कार्य को पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि क्रिया के अंतर्गत
काल और वाच्य का क्या महत्व है, उनका किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से पढ़ेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो यह कार्य है, मतलब आप वाच्य बनाना सीख जाएंगे और काल को भी जान पाएंगे कि कौन सा काल किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। हमने कालों के भेद के विषय में भी विस्तार पूर्वक पढ़ा है। तो आप अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।